गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं चैप्टर 2 फिजिक्स क्लास 11। ठीक है, चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम लोग ने इससे पहले चैप्टर 1 कवर किया था फिजिक्स का। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग ने चार सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी थी। इस चैप्टर को भी हम लोग शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे फुल डिटेल में। ओके, तो सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट में डेफिनेशन है सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट की। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, केजी, सेकेंड्स, सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम। ठीक है, इस तरह हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, बट हमें पता नहीं वो क्या चीज है। हमने एसआई यूनिट्स 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, ये हमने एसआई यूनिट पढ़ा था। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल वर्ड हमने पढ़ा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, अगर आपको याद हो। अब यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशंस देखेंगे, यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट की डेफिनेशंस देखेंगे, यूनिट्स कैसे कंपेयर किए जाते हैं देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेजरमेंट। मेजरमेंट इज द कंपैरिजन, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन। वर्ड ध्यान से सुनना, कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। मान लो ये एक पेन है, कितनी पेन है? एक पेन है। अब ये दो पेन हो गई, तीन पेन, चार पेन। क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटी है? ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट। 1 2 3 4 5 10 कितना? किलो। ठीक है, मान लो आप एप्पल खरीदने जाओ तो 1 किलो एप्पल चाहिए, 2 किलो एप्पल चाहिए, 3 किलो एप्पल चाहिए। ये यूनिट्स बढ़ रही, क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, 1 2 3 4 क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, और उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या ले रहे हैं हम लोग? केजी। ठीक है, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी। केजी एक स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट का। हम मार्केट में जाते हैं, 1 केजी एप्पल चाहिए, 2 केजी एप्पल चाहिए, 3 केजी एप्पल चाहिए, हम लोग बोलते हैं, तो स्टैंडर्ड यूनिट हो गया बेटा। और जो उसके साथ क्वांटिटी 1 2 3 जो नंबर हम यूज करें, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, ये हो गया उसका यूनिट। ठीक है, तो दो चीजें होती है हमारे पास, एक यूनिट और एक उसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ठीक है, ये हुआ आपका मेजरमेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज है, एक यूनिट क्या होती है। ठीक है, एक यूनिट क्या होती है उससे पहले समझने की जरूरत है फिजिकल क्वांटिटी। वर्ड पे एम्फसाइज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ व्हिच फिजिक्स लॉ आर डिस्क्राइब्ड एंड हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी। मतलब क्या, बहुत सिंपल भाषा में समझा देता हूं। कोई भी चीज जिसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपन लोग फिजिकली, कैसे? फिजिकली, फिजिकल वर्ल्ड में उनको मापा जा सकता है, वो होती है फिजिकल क्वांटिटीज। एप्पल को फिजिकली टच कर सकते हो, राइस, वाटर, किसी भी चीज को फिजिकली, जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, ठीक है, वो मापी जा सकती है। एयर भी हम फिजिकली टच करते हैं, भले दिखाई दे ना दे, फिजिकली टच होता है, हवा आसपास से जाके एहसास होता है, महसूस होती है ना हवा, तो वो भी हम माप सकते हैं। ठीक है, अब कौन सी क्वांटिटीज नहीं माप सकते? जो फिजिकल ना हो। ठीक है, जैसे इमोशन। इमोशन एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं बच्चा। आप अपने मम्मी पापा से कितना प्यार करते हो, ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं, तो आप नहीं माप सकते हो। तो इंसान आंसर कैसे देता है? बहुत ज्यादा है, बहुत कम। निब्बा निब्बी से कितना प्यार करता है? बहुत ज्यादा, असीम प्यार। ठीक है, शिद्दत वाला प्यार। कोई ये नहीं बोलता 1 ग्राम प्यार करता है, 1 केजी प्यार करता है, 1 मीटर प्यार करता है, 1 सेंटीमीटर प्यार करता है। ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फीलिंग्स, इमोशंस, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं, लोग कम ज्यादा ऐसा बोल के निपटा देते हैं। ठीक है, बट जो क्वांटिटीज हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको कहते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज, और उनकी ही मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट है यूनिट्स। यूनिट्स क्या होते हैं? अब हमने मेजरमेंट समझ लिया, फिजिकल क्वांटिटी समझ ली, अब है यूनिट्स। यूनिट इज द अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज is taken as its standard। जैसे कि बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, 1 केजी राइस, क्या चीज? 1 केजी राइस। 1 केजी राइस में 1000 ग्राम ऑफ राइस होगा, ये एक स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, वो आप इंडिया में लो, बांग्लादेश में लो, पाकिस्तान पे लो, मून पे लो, मार्स पे लो, 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम होने चाहिए, एक स्टैंडर्ड हो गया। उसके मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड हो गया। 1 लीटर पेप्सी, 1 लीटर पेप्सी का मतलब कितना? 1000 ml पेप्सी। ठीक है, 1000 ml पेप्सी वो वडोदरा में हो, भुवनेश्वर में हो, बनारस में हो, कर्नाटका में हो, तेलंगाना में हो,
हर जगह उसमें 1000 ml कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए ही चाहिए। ये होती है यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट में फर्क क्या है? यूनिट अलग अलग जगह अलग अलग होती है, बट स्टैंडर्ड यूनिट्स वर्ल्ड वाइड सेम होती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ध्यान से समझना। एक स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट, और एक बेसिक यूनिट अलग हो सकती है। जैसे कि आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मेजरमेंट का। गांव में खेत मापने के लिए लोग हेक्टेयर, एकड़, बीसा, बीघा ऐसे अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग डेफिनेशंस यूज करते हैं। जबकि एक स्टैंडर्ड क्या होता है? मीटर, किलोमीटर, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड हुआ। इंडिया में भी हम लोग को मीटर की डेफिनेशन पता होगी, तो यूएसए के बच्चों को भी मीटर की वही डेफिनेशन पता होगी। बट बीघा जाके मैं यूएसए में बोलूंगा 1 बीघा खेत दे दो, ही विल बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ने एसआई सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है। तो जैसा बच्चों हम लोग बात कर रहे थे सिस्टम्स ऑफ यूनिट, एक स्टैंडर्ड सिस्टम की जरूरत थी। बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलके, बहुत सारी कंपनीज एक दूसरे के साथ मिलके, साइंटिस्ट लोग एक साथ मिलके, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एक साथ मिलके काम करते हैं। अब मान लो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आजकल पैंडेमिक चल रहा है। अगर किसी पेशेंट को 10 ml का, कितना, 10 ml का डोज का इंजेक्शन देना है मेरे को, तो इंडिया में भी वो 10 ml उतना ही होना चाहिए जितना यूएसए में होना चाहिए, यूके में भी उतना ही होना चाहिए, कनाडा में भी उतना ही होना चाहिए, पाकिस्तान में भी उतना ही होना चाहिए, चाइना में भी उतना ही होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड। तो ये मेजरमेंट के स्टैंडर्ड्स के लिए कुछ बेसिक सिस्टम्स हम लोग ने डेवलप किए पिछले कुछ 100 सालों में। उससे पहले हमारे पास कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं था, ठीक है। नोमैड्स के टाइम पे, आदि मानव के टाइम पे, उसके बाद जो प्री हिस्टोरिक मैन है, ठीक है, उसके बाद जो राजा महाराजा लोग, तब कोई स्टैंडर्ड नहीं था, ठीक है। लोग एक मुट्ठी चावल ऐसे बोल रहे थे। अब यार तेरी मुट्ठी बड़ी है, मेरी मुट्ठी छोटी है, तो फिर मेरे को कम चावल मिलेगा, तेरे को ज्यादा चावल मिलेगा। एक अठन्नी में एक मुट्ठी चावल। अब अठन्नी तो कॉस्ट उतना ही दे रहा हूं, बट किसी की मुट्ठी छोटी, किसी की मुट्ठी बड़ी। अब जिसकी बड़ी मुट्ठी होगी 4-5 किलो उठाने लग गया, कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये मुट्ठी वाला लॉजिक गलत था, क्योंकि मुट्ठी एक स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं हुआ, ठीक है, मुट्ठी एक स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं हुआ। तो उसके लिए लोगों ने मेजरिंग डिवाइसेस बनाए, ठीक है। सबसे पहला जो सिस्टम है CGS, C stands for सेंटीमीटर, ठीक है, G stands for ग्राम एंड S stands for सेकेंड्स। मतलब जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं या डिराइव्ड यूनिट्स हैं, उन सब में ही मेजर किए जा सकते हैं। अब फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट की डेफिनेशन अभी तक आपको समझाई नहीं मैंने, वो इस टॉपिक के बाद वाले टॉपिक में समझाता हूं। CGS, ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ठीक है। MKS, मीटर, किलोमीटर, सेकेंड। MKS, साइंटिस्ट लोग MKS यूनिट का ही 99% यूज करते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। एक क्या है? स्टैंडर्ड। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। जो भी लेंथ मापनी होगी वो मीटर में मापेंगे, जो भी वेट मापना होगा वो केजी में मापेंगे, जो भी टाइम की डेफिनेशन होगी वो सेकंड्स में मापेंगे, ठीक है। जैसे कि स्पीड का मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डेंसिटी का क्या होता है, बोलो डेंसिटी का, एग्जैक्टली केजी अपॉन मीटर क्यूब। वेरी गुड बच्चा, ठीक है। तो केजी अपॉन मीटर क्यूब अब आपको पता है, ठीक है। तो ये MKS हमारे साइंस की बुक में सारे MKS यूनिट्स हम लोग ने बचपन से पढ़ते हैं। उसके बाद आता है FPS। FPS बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम को हम लोग कहते हैं, ठीक है, फुट, पाउंड, सेकंड। अगर आप लोग YouTube पे फूड वीडियोस देखते होगे तो लोग बोलते होंगे 1 पाउंड का, 2 पाउंड का ये स्टेक है या बीफ है या जो भी XYZ चिकन है, जो भी XYZ है, पनीर का पैटीज है, जो भी है, वो पाउंड्स में तौलते हैं, ठीक है। उनका वेटिंग सिस्टम किसमें होता है? पाउंड्स में होता है। या आदमी 200 लैप्स का है, 300 पाउंड का है, WWF के पुराने कार्ड्स देख लेना, या अभी भी जो फाइट्स होती है उसमें देखना, लोग पाउंड्स में लिखते हैं, केजी में नहीं। हिंदी कमेंट्री में केजी में पढ़ते हैं, पर अंग्रेजी में पाउंड्स में सुनोगे, ठीक है। उसके अलावा फुट, ठीक है, 1 मीटर में 3 फुट लगभग होते हैं, 1 मीटर में लगभग 3 फुट होते हैं, और 1 केजी में लगभग 2 पाउंड होते हैं। लमसलम, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। सेकंड, यहां पे भी टाइम का स्टैंडर्ड सेकंड ही रखा गया है, ठीक है। इसके बाद आता है SI, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। ये साइंटिफिक टर्म्स के लिए यूज किया जाता है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स, कितने? 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, वो सब SI यूनिट्स में मापा जाता है, और डिराइव्ड यूनिट्स भी सब SI यूनिट्स में मापे जाते हैं, ठीक है।
अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या है बच्चों? बेसिक यूनिट भी कहा जाता है। ये अगर आपने रट लिया 11 12 कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर मैकेनिकल स्टूडेंट्स के काम आएगी। इंटरव्यूज में भी कुछ अगर आप लोग मान लो एलएनटी वेलएनटी मोटर्स के रिलेटेड एलिकॉन वेलिकॉन ऐसी जगह पे इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यूज में। तो फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट क्या होती है? बेसिक यूनिट वो यूनिट होती है जिनको डिराइव नहीं किया जा सकता, ये बेसलाइन है, इन पे से डिराइव यूनिट्स निकाली जाती है, ठीक है, इन पे से डिराइव यूनिट निकाली जाती है जो उनके भाई होते हैं। हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। और ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स का यूटिलाइजेशन करके, ये 7 फंडामेंटल का यूटिलाइजेशन करके दुनिया भर की क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है रिलेशनशिप के साथ, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी, जो फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट्स होती है उनको डिराइव नहीं किया जाता। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स फिक्स्ड हैं, इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी डेफिनेशंस एग्जाम में पूछी जाती हैं, पर्सनल इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस के एग्जामिनेशंस में आप देख सकते हो इनका यूटिलाइजेशन होते हैं। और उन सबसे जरूरी चीज, इससे आपको क्लियरेंस मिलता है कि जो बचपन से आप आज तक पढ़ते हो वो चीज थी क्या, मीटर क्या है, सेकंड क्या है, टाइम जो हम लोग सेकंड्स में मापते हैं उसका मतलब क्या है, एक सेकंड क्या है, एक मीटर क्या है, एक केजी क्या है, टेम्परेचर केल्विन में मापते हैं, केल्विन क्या है। जैसे कि लास्ट ईयर हम लोग ने 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ी थी, करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, वैसे इनकी भी डेफिनेशन यहां पे आपको समझाई जाएगी। बात कर रहे थे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। सातों फंडामेंटल यूनिट्स आपके सामने लिखी हुई हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और मोल सब्सटेंस, ठीक है। इनमें से जो आपने आज तक देखे होंगे वो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपके लिए नया वर्ड होगा शायद, ठीक है। तो अब इनका मतलब क्या है? ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। ये सातों फंडामेंटल यूनिट से बाकी दुनिया भर के डिराइव यूनिट्स निकाले जा सकते हैं, बट फंडामेंटल यूनिट्स नहीं निकाले जा सकते। फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशंस होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है। जैसे कि लेंथ, आप लोग बचपन से लेंथ मेजर कर रहे हो, 15 सेंटीमीटर की स्केल दुनिया भर में 15 सेंटीमीटर की हो, इंडिया में हो चाहे फॉरेन में, ठीक है। बट 1 मीटर होता क्या है ये किसी ने आपको आज तक नहीं बताया। अब यहाँ पे जो आपको डेफिनेशन बताई जाएगी आप कॉलेज में भी लिख सकते हैं, स्कूल में भी लिख सकते हैं, दोनों जगह सही। इंजीनियरिंग के बच्चे आज रट लें, सौरभ सर को याद करोगे, कॉलेज में इसकी डेफिनेशन एग्जाम्स में पूछी जाती है, स्पेशली स्टेट कॉलेजेस में, ठीक है, जैसे कि जीटीयू एमटीयू इनमें, ठीक है। टेक्निकल कॉलेज में डेफिनेटली पूछी जाती है। सबसे पहले मीटर, लेंथ लंबाई नापने के लिए मीटर यूज किया जाता है। हम लोग छोटे थे 15 सेंटीमीटर की स्केल थी हमारे पास, मापते थे, 30 सेंटीमीटर की स्केल से नोटबुक कोटबुक टेक्स्ट बुक को मापते थे। अगर आप दुकानदार के यहाँ जाओगे जो कपड़े बेचते हैं, एक बड़ा सा 5 मीटर का स्केल उनके पास होता ही होता है, उसको खींच के वो लोग कपड़ा काटते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप अलग अलग जगह जाओगे, लेंथ का यूटिलाइजेशन आपने देखा ही है, ठीक है। मीटर होता क्या है? 1 मीटर, 1 मीटर बेसिकली बच्चे और कुछ नहीं। द लेंथ ट्रैवल, क्या वर्ड ध्यान देना, लेंथ ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, the length traveled by light in vacuum, ठीक है, on the fraction of 1/3 into 10, ये एवरेज है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। उतने टाइम में जो लेंथ ट्रैवल होगी उस टाइम पीरियड में वो होता है 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर की डेफिनेशन जो नीचे लिखी गई है साइंटिफिक डेफिनेशन है, हर जगह एक्सेप्टेड है, इंजीनियरिंग में भी, स्कूल्स में भी। सेकंड आता है मास। मास मतलब वजन, सिंपल भाषा में वेट होता है, वजन का मतलब। आप लोग ने वेट और मास 9th स्टैंडर्ड में डिफरेंशिएशन किया है, उसका एक क्वेश्चन भी लिखा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, वो आपको ऑलरेडी पता है। मास और वेट के बीच में डिफरेंस पता है, बट दोनों ही किलोग्राम में मापे जाते हैं, केजी में मापे जाते थे, ठीक है। 1 केजी, 2 केजी, 4 केजी। आपको कोई भी चीज खरीदनी होती है मार्केट से, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि राइस, दाल, चावल, मीट, ये सारे ही प्रोडक्ट आप क्या करते हो, केजी में खरीदते हो। 1-2 ग्राम नहीं खरीदते हम लोग, केजी में खरीदते हैं, ठीक है। ग्राम में भी खरीदते हैं, महंगी चीजें ग्राम में खरीदी जाती है, सोना चांदी ये सब महंगी चीजें ग्राम में खरीदते हैं। बट स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? केजी। फंडामेंटल यूनिट क्या है? केजी, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट केजी, हम लोग हमेशा केजी में रखने की कोशिश करते हैं।
जैसे कि 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा था, हम लोग स्पीड वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लाके छोड़ते थे। अगर केजी पर आवर सॉरी किलोमीटर पर आवर में है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते थे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते थे, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड सिस्टम है। अब 1 केजी का मास क्या है, तो 1 केजी का मास बच्चों और किसी चीज का नहीं है बल्कि प्लैटिनम और इरेडियम दो चीजों को मिला के एक अलॉय बनाया गया है 1 केजी के मास का, जो कि पेरिस के एक म्यूजियम में रखा गया है, जो कि वेट और मेजरमेंट का एक म्यूजियम है। वही 1 केजी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड है। आपके यहाँ 1 केजी का सर्कुलर बार हो सकता है, ट्रायंगुलर बार हो सकता है, हेक्सागोनल बार हो सकता है, जो वेटिंग स्केल्स पे अलग अलग देखते हो, बट उसे 1 केजी का मतलब क्या है, वो उसके स्टैंडर्ड के बराबर होना चाहिए। किसके, जो हमारे यहाँ पड़ा है पेरिस के म्यूजियम में। ये पुरानी बात है, नया 2020 में फिर से कुछ स्टैंडर्ड्स चेंज किए गए। अभी आप देख सकते हो नए डेफिनेशंस टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल हैं, जिन्होंने 2021 के बाद वाले मॉडल्स लिए होंगे टेक्स्ट बुक्स के, उसमें अवेलेबल होगा, या तो आप नेट से खोज सकते हो। नेक्स्ट है टाइम। टाइम किसी का दोस्त नहीं, ठीक है, एंड टाइम इज मनी। ऐसे बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स अपने लोगों ने सुन रखे हैं। हम लोग टाइम का मेजरमेंट करते हैं दिन रात, ठीक है, हमारे पास 24 घंटे 25 घंटे हैं, ये है वो है, टाइम हमेशा हमारे मैटर करता था, मीटर पर सेकंड स्पीड के लिए, ठीक है। जो ये सेकंड है ये है क्या भाई, ठीक है, ये सेकंड क्या चीज है, तो सेकंड और कुछ नहीं, वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ सीसीएम 133, ठीक है, कितना बार वाइब्रेट करता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, वो है 1 सेकंड, ठीक है। डेफिनेशन जो टेक्स्ट बुक के लिए यूटिलाइज करने एग्जाम में लिखनी है वो ये नीचे लिखी हुई है, ओके। नेक्स्ट है टेंपरेचर। मुझे ताव है, मुझे बुखार है, तो बुखार हम लोग सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या तो केल्विन में माप सकते हैं, ठीक है। अलग अलग थर्मामीटर अलग अलग जगह होते हैं। बेसिकली आपके घर में जो मर्क्यूरी थर्मामीटर है वो अलग होता है, साइंटिफिक थर्मामीटर अलग होता है। थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में ये आपको बताया जाएगा कौन कौन से टेंपरेचर मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं। अब हर एक चीज के लिए जैसे स्टैंडर्ड है, वैसे दुनिया के लिए स्टैंडर्ड है क्या चीज, केल्विन। केल्विन और कुछ नहीं, केल्विन और कुछ नहीं है, एक मेजरमेंट, ठीक है। जो डेफिनेशन लिखी है इसमें नीचे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, क्या ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये वर्ड आपको नहीं पता चलेगा, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है आपको नहीं पढ़ाया गया। ट्रिपल पॉइंट वो पोजीशन होती है जहां चीज ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, तीनों में से किसी फिजिकल स्टेट में नहीं, ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस, तीनों से किसी फिजिकल स्टेट में नहीं होती, उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। याद रखना, ये डेफिनेशन भी आपको साथ में फ्री में मिल गई, ठीक है। अब करंट हम लोग ने 9th 10th दोनों स्टैंडर्ड में पढ़ा है। करंट क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, करंट क्या होता है, हमने पढ़ा था करंट किसमें मेजर किया जाता है, किसमें मेजर करते हैं बच्चा, एम्पियर में। बट 1 एम्पियर करंट है क्या, तो उसकी बहुत बेसिक डेफिनेशन है, बच्चा इसको तो रटना है। कुछ चीजें साइंस में रटनी होती है, कुछ चीजें समझनी होती है, 99% चीजें समझनी होती है, सिर्फ 1% रटनी होती है। ये रटने वाली चीजें कौन सी होती हैं, डेफिनेशंस। बाकी 99% चीजें आप समझ के लिख सकते हैं, बट ये कुछ 60 डेफिनेशन है ना, रटो, क्योंकि कॉलेज का काम आने वाली 1-2 साल की बात नहीं, इसके लिए बोल रहा हूं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपके लिए नया वर्ड है ल्यूमिनेसेंस। ये बेसिकली लाइट के बारे में, ग्लोइंग के बारे में, ठीक है। डेफिनेशन नीचे दिए, सिंपल डेफिनेशन है, इसी को याद कर लेना। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोल सब्सटेंस, केमिस्ट्री के लिए आईएमपी चीज, मोल। 9th स्टैंडर्ड का सबको याद होगा मोल कॉन्सेप्ट। क्या मोल कॉन्सेप्ट, कार्बन 12 जो मेजरमेंट की थी वो होता है 1 मोल। हमें ऑलरेडी पता है 1 मोल क्या होता है, ठीक है। ये मोल वो रैट मोल वाला मोल नहीं है, ये मोल है मेजरमेंट केमिस्ट्री वाला अपना मोल, जो 9th स्टैंडर्ड में कार्बन 12 हम लोग ने पढ़ा हुआ है, 1 मोल क्या होता है, ओके। तो ये वही है, क्लियर। अब आती हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट्स वो होते हैं जो 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स से हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा था स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल भाषा में डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम लोग किस में मापते हैं, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मतलब लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, और टाइम हम लोग किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। ये -1 मतलब पर सेकंड होता है, ठीक है। कई बच्चों को नहीं पता, आप जान लो, अब आप 11th में हो, जानना जरूरी है। मीटर पर सेकंड मतलब मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड।
ये क्या किया हमने, दो फंडामेंटल यूनिट्स लिए, लेंथ का फंडामेंटल यूनिट और टाइम का फंडामेंटल यूनिट, और उन दोनों को मिलाकर हमने एक यूनिट डिराइव की। तो ये कैसी यूनिट हो गई बेटा, डिराइव्ड यूनिट हो गई। सेकंड एग्जांपल एक और ले लेते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग रो से डिफाइन करते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास किस में हम लोग मेजर करते हैं, केजी। वेरी गुड, मेरे बच्चे तो बहुत तेज हैं, केजी में आप लोग ने मास को ले लिया। वॉल्यूम किस में लेते हैं, मीटर क्यूब, ठीक है, इसमें मीटर क्यूब। सर हम तो लीटर में मापते हैं, लीटर में ऐसा यूनिट नहीं मापी जाती, लीटर को कन्वर्ट करते थे मीटर में। 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स याद कर लो, याद आ जाएगा। तो अब ये कौन सी दो यूनिट्स हुई, मास एंड मीटर क्यूब। इसको कैसे लिखेंगे, केजी मीटर क्यूब, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पे माइनस के ऊपर लेते हैं और कुछ नया नहीं। तो ये कौन सी दो यूनिट्स हमने यूज की, यहाँ पे हम लोग ने यूनिट किसकी यूज की है, मास की, और नीचे लेंथ की। तो मास और लेंथ की यूनिट निकाल करके हम लोग ने एक नई यूनिट डिराइव कर ली। क्या कर ली, नई यूनिट डिराइव कर ली। इसके लिए क्या कहलाएगी, डिराइव्ड यूनिट कहलाएगी। ऐसे ही दो और हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ठीक है। रेडियन उनमें से एक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप आगे पढ़ोगे रेडियन का कन्वर्जन इस चैप्टर में ही आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में आता है रेडियन का कन्वर्जन। आपने 10th स्टैंडर्ड में रेडियन का कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन ऑलरेडी देख रखा है। तो रेडियन भी एक एसआई यूनिट है, ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड, बट इसको फंडामेंटल यूनिट में नहीं लेते हम लोग, सप्लीमेंट्री यूनिट मानते हैं। ओके, रेडियन एक सप्लीमेंट्री यूनिट है। बेसिक और सप्लीमेंट्री यूनिट है आपकी दूसरी सप्लीमेंट्री यूनिट स्टेडियन, ठीक है। रेडियन को आरएडी लिखते हैं, स्टेडियन को एसआर लिखते हैं। इसमें कुछ नया जानने के लिए नहीं है, या आपने 10th स्टैंडर्ड में कन्वर्जन इनका सीखा है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल क्या होता है, ये आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। हम लोग ने क्या क्या देख लिया अभी तक, मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड सिस्टम्स क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसमें सबसे पहले तो एक चीज समझा दो कि हम लोग चीजों को मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं, ताकि हमें पता चल सके एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक फेरीमीटर सबसे छोटा जो यूनिट होता है, अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। एक एक्सरे यूनिट, एक्सरे यूनिट आपके लिए नया टर्म होगा। एक्सरे यूनिट बेसिकली वेवलेंथ को मापने के लिए की जाती है, ठीक है। एक्सरे यूनिट ये 10⁻13 मीटर्स के बराबर होता है, ठीक है। एक्सरे यूनिट एक बेसिकली बहुत छोटी यूनिट है जो वेवलेंथ की होती है, ओके। आप लोग ने ये चीज नहीं पढ़ी होगी। नेक्स्ट टॉपिक आपने बचपन में पढ़ा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो 1.5 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। एक्चुअल वैल्यू 1.49 है, 1.5 कैलकुलेशंस में थोड़ी आसानी होगी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, कुछ नहीं होता, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। जो लाइट ट्रैवल करती है अर्थ और सन के बीच में जो उसको टाइम लगता है वो कहलाती है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सिंपल एंड साउंड भाषा में। नेक्स्ट है लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट in 1 year in a vacuum, ठीक है। लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 year in a vacuum, ठीक है। ये 9.5 × 10⁻15 मीटर्स के बराबर होती है। कन्वर्जंस याद कर लो, स्पेशली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर की कैलकुलेशंस में काम आएगा बहुत सारे चैप्टर्स में। लास्ट है 1 पैरसेक। 1 पैरसेक और कुछ नहीं होता, 30 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होती है सिंपल भाषा में। अगर इसको सिंपली आपको समझना है तो एक पैरसेक बेसिकली एक नियर बाय स्टार से हम लोग 1 आर्क पर सेकेंड के डिस्टेंस पे जब अपने ऑर्बिट के अर्थ में घूमते हैं तो उसको एक पैरसेक कहते हैं, ठीक है। तो ये है लेंथ ऑफ मेजरमेंट। हमारी सबसे छोटी पेरीमीटर से लेकर के हम लोग नॉटिकल मीटर्स में अर्थ पे माप लेते हैं, ठीक है। नॉटिकल मीटर्स बेसिकली नॉटिकल माइल्स, आप पिक्चरों में सुना होगा नॉटिकल माइल, ये जब पानी में ट्रैवल कर रहे होते हैं तब यूज किया जाता है। छोटी से छोटी नैनोमीटर आपने पढ़ रखा है, 10⁻⁹ को कहा जाता है, ठीक है। छोटी से छोटी यूनिट से लेकर बड़े से बड़ी यूनिट जो अर्थ पे मेजरमेंट करते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, और उनको हम लोग हमेशा मीटर में कन्वर्ट करते हैं। मीटर में क्यों कन्वर्ट करते हैं, फंडामेंटल यूनिट है। क्या है, फंडामेंटल यूनिट। तो सर मीटर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा फाइनल आंसर के लिए। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू में आंसर्स मीटर में दिए होते हैं, कैलकुलेशन सेंटीमीटर किलोमीटर ऐसे में कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब छोटे ये नॉर्मल यूनिट्स का तो ठीक है, बट
कुछ यूनिट्स अक्रमपार होती हैं। अक्रमपार मतलब बहुत बड़ी होती है, जैसे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। किसके बीच का डिस्टेंस? अर्थ एंड मून के बीच का डिस्टेंस। अब अर्थ एंड मून के बीच के डिस्टेंस को पता लगाने के लिए हमें पैरेलैक्स मेथड यूज करना होता है। कौन सा मेथड यूज करना होता है? पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या है? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या पैरेलैक्स मेथड क्या है। तो जैसा बच्चे हम बात कर रहे थे पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड लॉन्ग डिस्टेंस रेंज को मापने के काम आता है। पैरेलैक्स मेथड क्या है? सबसे सिंपल और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। मान लो ये पेन क्या है? एक पेन है। मैंने एक पॉइंट पे पेन को फिक्स कर दिया, ठीक है। मान लो आपके नाक के सीध में पेन है एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है। ये पेन हमने फिक्स कर दिया। अब मैं मोस्ट राइट एक्सट्रीम पे जाऊंगा और फिर एक बार मोस्ट लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाऊंगा। एक बार मोस्ट लेफ्ट एक्सट्रीम, एक बार मोस्ट राइट एक्सट्रीम पे जाऊंगा। दो पॉइंट्स मैंने बना दिए। ये मेरा पॉइंट ए हो गया, ये मेरा पॉइंट बी हो गया, ठीक है। पॉइंट ए और बीच के बीच में एक ट्रायंगल बना, मेरी बॉडी एक बेस हो गई, ठीक है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली डायग्राम बना के समझाता हूं। मान लो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये है पॉइंट सी। यहां से एक डिस्टेंस पॉइंट ए और इसी के परपेंडिकुलर यहां पे एक और डिस्टेंस पॉइंट बी। ये ए बी क्या हो गया? बेस हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ए और बी पॉइंट से जो हमने पॉइंट सी पे ऑब्जर्वेशन किया है वो पॉइंट हमारा एक एंगल बनाएगा सी से, ठीक है, थीटा, ठीक है। अब ए से सी की डिस्टेंस को हमें मेजर करना है, ये डिस्टेंस को, ठीक है। मान लो अर्थ पे, ठीक है, मान लो अर्थ पे हम लोग बैठे हैं, ठीक है। अर्थ पे पॉइंट ए पे, ठीक है। पहले हम लोग ने देखा मून के ऊपर एक पॉइंट फिक्स कर दिया, हमारे झंडे को देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। पॉइंट ए से इसने यहां पे ऑब्जर्वेशन किया, फिर पूरा अर्थ का रेडियस पार किया, ठीक है, पैरेलल डिस्टेंस, ठीक है। और पॉइंट बी पे पहुंचा और यहां से भी भाई साहब ने क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया। यहां से एंगल बन गया हमारा थीटा, ठीक है। अब ये जो बेस है और ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में एक रिलेशनशिप है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप। थीटा विल बी इक्वल टू बेस बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मेरे को एंगल दिया है तो डिस्टेंस निकल सकता है, ठीक है। अगर मेरे को डिस्टेंस और एंगल पता है तो मैं बेस निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास बेस और डिस्टेंस है तो मैं थीटा निकाल सकता हूं, ठीक है। ये रिलेशनशिप 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप्स ट्रायंगल्स एंड चैप्टर्स में पढ़ रखे थे। तो यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके, यही रिलेशनशिप यूज करके b by d हम किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल 2.3 आपके टेक्स्ट बुक का बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है, आप वो एग्जांपल देख सकते हैं। अभी हम वही एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं यहां पे। तो जैसा बच्चों हम लोग बात कर रहे थे, एग्जांपल 2.3 आपके टेक्स्ट बुक का ये है। इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि डिस्टेंस पता लगाना है हमें मून और अर्थ के बीच का। हमें अर्थ का रेडियस बता दिया गया है, ठीक है। हमें अर्थ का डायमीटर रेडियस बता दिया गया है, ठीक है। हमें बता दिया गया है थीटा, हमारा एंगल पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच में कितना बन रहा है। अगर सिंपल सा डायग्राम से समझाऊं तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। हमारे बीच में ये डायमीटर है हमारा, ठीक है। यहाँ पे डायमीटर की जगह ना बेस लिखा करो ताकि कि आपको टेक्स्ट बुक वाला पता चले, ओके। डायमीटर की जगह क्या लिख लिया करो? बेस लिख लिया करो। यहाँ पे हमारा मून है, यहाँ पे ये पॉइंट सी, ओके। सेम ट्रायंगल जो हम लोग ने पहले से समझा था पैरेलैक्स मेथड में, ये d हमें निकालना है और थीटा हमें दिया हुआ है। थीटा कितना दिया है? हमारे को थीटा दिया है 1 डिग्री 54 मिनट, जो ये एक डैश होता है, दिस इज नोन एज मिनट। उसके अलावा हमें बेस दिया है 1.276 into 10⁷ मीटर, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा जो एंगल है वो कितना होगा? b by t के बराबर होगा। तो उससे हमें डिस्टेंस मिल जाएगी अर्थ और मून के बीच की b by थीटा। बट उससे पहले कन्वर्जन करना जरूरी है। जो हमारा थीटा है वो 1 डिग्री 54 मिनट्स दिया है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे। 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होता है। 1 डिग्री कितना होता है बेटा? 60 मिनट्स के बराबर। तो 60 मिनट्स विल बी इक्वल टू 1 डिग्री। हमारे पास 54 मिनट्स दिए, तो 54/60 करेंगे तो हमें मिलेगा 0.9 डिग्री। 0.9 डिग्री प्लस 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 1.9 डिग्री। वेरी गुड। 1.9 डिग्री को अब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग ने रेडियन में कन्वर्ट किया। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1.9 into पाई बाय 180 करना है। रेडियन में कन्वर्ट करना आपने 10th स्टैंडर्ड में भी सीखा है बच्चा, ओके। तो ये हमें कितना मिला? 0.0
331 रेडियन। ओके, अब रेडियन में आ गया, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा वैल्यूज रखेंगे हम। बेस कितना हमारा, डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है हमें, वो लिख दिया हमने 1.276 into 10⁻⁷ और उसको डिवाइड किससे कर दिया, जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, जिसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, उससे डिवाइड किया, हमें कितनी वैल्यू मिली, 38.54 into 10⁻⁷ मीटर। इतना डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी से। इसको नॉर्थ पोल, साउथ पोल मान लो, इक्वेटर मान लो, कोई भी डिस्टेंस हो, अगर डिस्टेंस दी आपको अर्थ की किसी भी पॉइंट की, दो पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच की, तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं उस पॉइंट ए और पॉइंट बी से, किसकी, मून की। ये है लॉन्ग डिस्टेंस। इसी तरीके से हम सन की भी डिस्टेंस पता लगा सकते हैं अर्थ से, पॉइंट ए पॉइंट बी से। इसी तरीके से किसी दूसरी गैलेक्सी के किसी दूसरे प्लैनेट की डिस्टेंस पता लगाई जाती है। रॉकेट लॉन्चिंग में ये बड़ा ही काम आता है, ये ग्रेविटी चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब लॉन्ग डिस्टेंस को पैरेलल मेथड से सब चीज समझते हैं। छोटी चीजों के लिए क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच के डिस्टेंस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच के डिस्टेंस, एटॉमिक डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, उसको कैसे पता लगाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ रखा था हमने, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कितना एक्यूरेट होता है, 0.6 एंगस्ट्रॉम के यूनिट के बराबर इक्वल होता है। बहुत ही बड़ा है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस, दोनों ही हम लोग ने पढ़ लिया। ये बड़ा और छोटा क्या हो गया, रेंज ऑफ लेंथ। आप मार्केट में जाते हो, आप कहां जाते हो, मार्केट में जाते हो, तो आप बात करते हो रेंज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ लेंथ। हम रेंज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रेंज। मार्केट में जाते हैं, मार्केट में सबसे पहले किसी की दुकान पे जाते हैं तो क्या पूछता है, सर आपकी रेंज क्या, मैं आपको शर्ट कितने तक की दिखाऊं। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ओके, तो ये जो रेंज है ये फिक्स करता है हमारा मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट। जैसे कि हमारा लेंथ का मिनिमम रेंज हम लोग ने कितना डिसाइड कर लिया, 10⁻⁻15। ठीक है, ये हमने मिनिमम एक f, ठीक है, एक फेरीमीटर डिसाइड कर लिया, और मैक्सिमम एक पार्सेक 3 into 10⁻16 मीटर्स। इतना डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं रेंज के लेंथ के बीच में। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस से लेकर के यूनिवर्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, लाइट ईयर वाइट ईयर में जो मापते हैं, ये हो गई हमारी रेंज ऑफ लेंथ। ओके बच्चा, इसी तरीके से हमारी रेंज ऑफ मास भी है। रेंज ऑफ मास हम लोग ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेकीग्राम से लेकर के किलोग्राम, टन, हेक्टेन, इस तरीके से मापते हैं। ठीक है, छोटे से छोटा यूनिट रेंज का, लेंथ का। इसी तरीके से टाइम, अब टाइम का थोड़ा सा समझना जरूरी है, रेंज ऑफ टाइम। ठीक है, रेंज ऑफ लेंथ हम लोग ने डिटेल में समझी, मास की रेंज डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी यूनिट्स याद करने की जरूरत है। बट टाइम की रेंज समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है बच्चों, किसकी, टाइम के रेंज की। ओके, होपफुली पैरेलल मेथड आप सबको बड़े अच्छे से समझ में आया। पैरेलल मेथड 2 से 3 मार्क का न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है हमारा बड़ा ही इजी चीज, रेंज ऑफ टाइम। नेक्स्ट है बच्चों रेंज ऑफ टाइम। टाइम हम लोग ने 1 सेकंड की डेफिनेशन तो पढ़ ली, पर टाइम की मिनिमम रेंज क्या है, टाइम नेगेटिव में नहीं मापा जाता, टाइम नेगेटिव में नहीं मापा जाता। सबसे छोटी यूनिट मिली सेकंड है, डेके सेकंड है, बहुत सारी, बट हम 1 सेकंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें पता है एक साल में क्या, 1 ईयर कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 12 मंथ्स, दैट इज इक्वल टू 52 वीक्स। ठीक है, ये कन्वर्जन है टाइम का है। ठीक है, लोग बोलते हैं सर ये तो डे, मंथ, टाइम, ईयर है, ऐसा नहीं, ये भी टाइम के कन्वर्जन, टाइम के रेंज में ही आता है। ठीक है, अब हमें पता है एक डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, एक आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एक मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये कन्वर्जन से ये किसका, टाइम की रेंज हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, टाइम की रेंज। ऐसे टाइम टूटते जाएगा, मिली, सेंटी, डेकी, टूट सकता है। ठीक है, छोटे से छोटा हम लोग माइक्रोन सेकंड तक भी जा सकते हैं। ये टाइम का रेंज बड़ा ही इफेक्टिव है स्विमर्स के लिए। स्विमिंग रेस होती है, बाइक रेस होती है, कार होती है, माइक्रो सेकंड के डिफरेंस से लोग विनर और लूजर होते हैं। माइक्रो सेकंड, ये है रेंज का कमाल। ओके, क्लियर बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन।
तो बच्चों जैसा हम बात कर रहे थे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होती है? अब अगर मैं आपको बोलूं एक्यूरेटली, एक्यूरेसी की डेफिनेशन ये है कि द डिग्री और द नियरनेस टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू। मान लो ये पेन है 10 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की? 10 सेंटीमीटर की। मैंने 10 बच्चों को ये पेन मापने के लिए दी, 10 अलग-अलग बेंचेस पे जो बैठे हैं। एक ने लिखा 10.2, एक ने 10.1, एक ने 10.3, एक ने 9.9, दूसरे ने 9.8, 9.7, 9.9 का आया, एक का एग्जैक्टली 10 आया, 10.3, 10.5। ऐसे अलग-अलग बच्चों के अलग-अलग मान लो 10 रीडिंग्स आई। अब ये सारी ही रीडिंग्स 10 के पास हैं। ये सारी रीडिंग्स 10 के पास हैं, ठीक है? तो ये सारे ही बच्चों को हम लोग मान लेंगे एक्यूरेट है। ये पूरा ग्रुप कैसा है? एक्यूरेट है, ठीक है? जो ट्रू वैल्यू के सबसे पास, ठीक है, ये क्या? एक्यूरेट है, बट सही नहीं, ट्रू वैल्यू नहीं। ट्रू वैल्यू कितनी थी हमारी? 10 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू। एक इस बच्चे को छोड़ के बाकी किसी भी बच्चे का 10 के पास नहीं आया, ठीक है? सब ऊपर नीचे आगे पीछे हैं। ये लोग प्रिसाइज लोग हैं। इस एक बच्चे को छोड़ के बाकी पूरा ग्रुप क्या है? प्रिसाइज है, 10 के एकदम आसपास ही है, ठीक है? अगर इस एग्जांपल से समझ में नहीं आया, आपको एक और अच्छा सा एग्जांपल देता हूं डार्ट्स का, ठीक है? 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें मल्टीपल सर्कल्स का एरिया निकालना था, अगर आपको याद हो। एक बीच में रेड सर्कल था, दूसरा येलो, ब्लू, ब्लैक, ऐसे अलग-अलग सर्कल्स थे। ये डार्ट गेम के सर्कल्स हैं। मान लो सौरभ सर ने सबसे पहले डार्ट लेकर के निशाना लगाया, ठीक है? क्या? डार्ट लेके निशाना लगाया। मेरे पास दो चांसेस थे, 1, 2। मेरे दोनों डार्ट्स बुल साइड पे लगे। बुल साइड मतलब एकदम सेंटर पे लगे, एकदम सही है। तो सौरभ सर की एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों ही हाई हुआ, ठीक है? एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों ही हाई है सौरभ सर। अब एक और बच्चा मेरे साथ खेल रहा था जिसने बोला सर मैं भी एक चांस लेना चाहता हूं। उस बच्चे ने फिर डार्ट्स लगाए। उसने एक यहां लगाया, दूसरा डार्ट उसका उसके बाजू में लगा। अब इस बच्चे की शूटिंग कैपेसिटी प्रिसाइज है, इसका प्रिसीजन हाई है, बट इसकी एक्यूरेसी लो है। यहां पे दोनों हाई है, यहां पे प्रिसीजन हाई है, बट एक्यूरेसी लो हो गई, ठीक है? अगर कोई एक ही काम, मेरा ट्रू वैल्यू बुल साइड था, मेरा ट्रू वैल्यू प्रिसाइज वैल्यू दोनों साथ में, तो मैं सही हूं। ये ट्रू वैल्यू से लड़का बहुत दूर हो गया बेटा, ट्रू वैल्यू से लड़का बहुत दूर हो गया, तो ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये प्रिसाइज है। प्रिसाइज क्यों? क्योंकि उसके दोनों डार्ट साथ में लगे। अब तीसरा बच्चा बोला सर आपने उसको खिलाया, मुझको भी खिलाना तो पड़ेगा। तो तीसरे बच्चे ने एक शॉट लिया, उसका यहां लगा, दूसरा शॉट यहां लगा, अंधाधुंध लग रहा है चांस। तो अब ये बच्चे की एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों ही लो है। क्या? एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों ही लो हो गई इस बच्चे की। ये एक्यूरेसी भी नहीं है इस लड़के के पास, इस लड़के के पास प्रिसीजन भी नहीं है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों ही लो है, ठीक है? एक्यूरेट चीज मतलब ट्रू वैल्यू के पास जाना। प्रिसाइज होने का मतलब गलत चाहे सही रीडिंग हमेशा वो आसपास में पड़े। जैसे कि ये लड़के का भले बुलसाई नहीं है, बट दोनों रीडिंग सेम सर्कल में। ये लड़का जबकि दो अलग-अलग सर्कल में शूट किया, तो इस लड़के का ना एक्यूरेसी है ना प्रिसीजन है। होपफुली एक्यूरेसी और प्रिसीजन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरर। तो जैसा बच्चों हम बात कर रहे थे, अब है हमारा टॉपिक एरर्स। एरर्स तीन टाइप होते हैं, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड लीस्ट काउंट एरर। एरर होती क्या है? एरर वो अनवांटेड क्वांटिटीज होती हैं जो हम कैलकुलेशन करते वक्त ले लेते हैं, या तो जो किसी ना किसी वजह से अनवांटेडली हमारे पास आ जाते हैं। एरर्स को रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्रिसाइज करने के लिए, किसी भी रीडिंग को प्रिसाइज करने के लिए, किसी भी काम को परफेक्टली करने के लिए एरर्स को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। तो एरर्स को हम एलिमिनेट कब कर पाएंगे? जब हम एरर्स को समझ पाएंगे, ठीक है? सबसे पहला एरर है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर को वन वे एरर भी कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर को वन वे एरर भी कहते हैं। सिस्टमैटिक एरर किसी ना किसी कारण से होता है। अब अगर हमारे पास कोई कारण है तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर किसी वन डायरेक्शनल एरर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये एरर्स को रेक्टिफाई इजीली किया जा सकता है। तीन टाइप के सिस्टमैटिक एरर होते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर,
प्रोसीजरल एरर, या तो फिर आप बोलते हो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर एरर, या तो फिर थर्ड टाइप है पर्सनल एरर। ठीक है, तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो हमारी स्केल होती है प्लास्टिक की, उसको कभी काटते हैं, कभी बेंच से घिसते हैं, कुछ बच्चे पॉलिथीन के अंदर संभाल के रखते हैं, कुछ बच्चे उससे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कुछ बच्चे उससे एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तो ये जो जिस काम के लिए स्केल है वो है मेजरमेंट। उसके अलावा बाकी जितना भी खिलवाड़ होता है उससे हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है, घिस जाता है, टूट जाता है, कभी दाग के निशान आ जाते हैं, तो इससे एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, अब अगर मैं 10 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेने के लिए बोलूं आपको स्केल से, आपके इंस्ट्रूमेंट से, और 10 सेंटीमीटर ना आए, तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। क्यों? इंस्ट्रूमेंट की गलती थी। दूसरा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अब आप दो नए डिवाइसेस यूज करने वाले हैं 11th साइंस में। एक है वर्नियर कैलिपर, दूसरा है माइक्रोमीटर। वर्नियर कैलिपर लेंथ मापने के लिए होता है। जितनी भी छोटी सी बड़ी लेंस इंडस्ट्रीज में आजकल बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, नया वर्नियर कैलिपर आ गया है। आपके लैबोरेटरी बेसिक मेटालिक वर्नियर कैलिपर है, जिसके अंदर की 2 स्केल्स होती हैं। ठीक है, वो बेसिकली लेंथ मापने के ही काम आता है। दूसरा है माइक्रोमीटर स्क्रू। माइक्रोमीटर स्क्रू आपका रेडियस मापने के काम आता है। इन दोनों का ही इस्तेमाल हम लोग लेंस के मेजरमेंट्स के लिए करते हैं। अब अगर ये डिवाइस प्रिसाइज नहीं है, जैसे कि आपके सीनियर्स ने यूज की होंगी, लैब में मस्ती की होगी, उनसे एक दूसरे के साथ खिलवाड़ किया होगा, कभी पटका होगा, कभी फेंका होगा, तो इन इंस्ट्रूमेंट्स में एरर आ जाती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया होता है बेटा, सिंपल एंड साउंड। वो कहलाता है सबसे पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर इंस्ट्रूमेंट खराब है तो इंस्ट्रूमेंटल एरर आएगा। कई बार पुरानी वेटिंग मशीन में ना 5 kg प्लस माइनस वेट दिखता था, क्योंकि वेट का कांटा शिफ्ट हो गया होता था गलती से। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हुआ। सेकंड टाइप का हमारा एरर है, वो है किसी इंसान ने कोई गलत प्रोसीजर फॉलो किया, प्रोसीजरल एरर या तो टेक्निक प्रोसीजर एरर। चाय सब बच्चों ने बनाई है, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। चाय बनाने का प्रोसीजर क्या है? पानी बॉईल करो, चीनी डालो, चाय पत्ती डालो, बॉईल आने दो, दूध डालो, सबसे बेसिक प्रोसीजर। ठीक है, ये चाय बनाने का प्रोसीजर है। अब अगर मैं प्रोसीजर टेढ़ा करूं, उल्टा करूं, ठीक है, सबसे पहले मेरे को चाय पत्ती डालनी है, फिर मैं चीनी डालूंगा, और फिर मैं गैस को गर्म करने के लिए चालू करूंगा, और फिर मैं देखता हूं क्या होगा। क्या होगा? चीनी तुरंत चिपक जाएगी आपकी पतीली को, चीनी जल जाएगी, चाय पत्ती जल जाएगी, चाय हो जाएगी बर्बाद। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोसीजर को फॉलो किया। डॉक्टर्स के आप लोग जाते होगे तो डॉक्टर्स ऐसे थर्मामीटर झटकते हैं, फिर साफ करते हैं किसी कॉटन क्लॉथ से या तो फिर किसी सैनिटाइजिंग क्लॉथ से, और फिर आपके आर्मपिट के अंदर में रखते हैं और टाइम देखते हैं 1 मिनट का, और फिर उसको निकालते हैं, फिर टेम्परेचर चेक करके वापस छटक के बॉक्स के अंदर क्लीन करके रखते हैं। ये प्रोसीजर हुआ। डॉक्टर उसको छटकता क्यों? छटकने से जो रीडिंग पहले की होती है वो 0 पे आ गई होती है, तो एग्जैक्ट रीडिंग मिलेगी। ये प्रोसीजर हुआ। प्रोसीजर फॉलो करना बहुत जरूरी है, प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे एरर आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल एरर। हर इंसान से गलती होती है, मानस भूलनो पात्र छे, गुजराती में कहावत है, इंसान से गलतियां होती ही होती हैं। अब मान लो मैं माइक्रोमीटर स्क्रू या हमारा थर्मामीटर माप रहा हूं, और थर्मामीटर से रीडिंग लेते वक्त मेरे चश्मों के ऊपर फॉग है, मैं थका हूं, मेरे को हेडेक हो रहा है, लाइट कम है, किसी भी XYZ फैक्टर मेरे पर्सनल गलती से अगर रीडिंग में मैंने गलती ली तो वो होगा पर्सनल एरर। A error created because of a human, because of a person is known as personal error। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड टाइप का एरर, रैंडम एरर। ये एरर बड़ा ही कमाल है, ये गॉसियन लॉ को फॉलो करता है, और गॉसियन लॉ को फॉलो करना शायद आपको समझ में ना आए, इजी तरीके से समझा देता हूं। ये यूनिडायरेक्शनल, इसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, ये सडनली आता है, लक बाय चांस आता है, अपने इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते रैंडम एरर को। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होना, सडन वोल्टेज में चेंज होना, सडन टेम्परेचर में चेंज होना, ये चीजें हम लोग रैंडम एरर्स में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का एरर है लीस्ट काउंट एरर। तो जैसा मैं बोल रहा था, थर्ड टाइप का एरर है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर को LCE लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। लीस्ट काउंट होता क्या? सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूं। मान लो एक स्केल है, ठीक है, क्या है? एक स्केल है, आप सबके पास होगी, सिंपल सी स्केल, उसके ऊपर मार्किंग है 0 1 2 3 4 5 0.5 1 2 3 4 5 1। ये अपने ने जूम इन करके देखा है, इसके लिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है, बहुत छोटा सा 1 सेंटीमीटर को इतना सा होता है। ये जूम इन करके देखा अपने ने 9th स्टैंडर्ड में उस मैग्निफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा था, ये वो वाला चीज, ठीक है। अब इसके अंदर 10 खांचे, 0 से 10 खांचे, 10 लाइनें हैं, ठीक है।
अब अगर मुझे लीस्ट काउंट एरर निकालना हो तो उसके लिए मुझे एलसी आनी चाहिए। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ काउंट्स जो होते हैं हमारे, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं मिनिमम काउंट से। जैसे कि मिनिमम काउंट कितनी हो सकती है? 0.1, मतलब एक खांचा हमारा सबसे छोटा हो सकता है। हमारा सबसे छोटा खांचा कितना होगा? 0.1 का होगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, एक खांचे को डिवाइडेड बाय 10 खांचे से हम लोग करेंगे, एक लाइन को 10 लाइन से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारे स्केल की एरर है, एक सिंपल स्केल। ऐसी लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर की होती है। लीस्ट काउंट किसकी? वर्नियर कैलिपर की। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर की 0.01 सेंटीमीटर होती है। ये चीज आपको याद रखना जरूरी है, एक्सपेरिमेंट्स में भी काम आएगा, प्रैक्टिकल्स में भी काम आएगा, उसके अलावा एमसीक्यू के क्वेश्चंस में भी काम आएगा। तो ये 0.01 और 0.1 ये चीज याद रखो। क्यों? क्योंकि ये चीज एग्जामिनेशंस में पूछी जा सकती है। ओके, अब जो ये एलसी है, लीस्ट काउंट एरर है हमारी, इसमें एरर कैसे आती है? इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर में जोड़ के अगर आपको समझाओ, हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, उसकी वजह से हमारी लीस्ट काउंट एरर अराइज होती है। इसको रेक्टिफाई करने के लिए रिकैलिब्रेशन किया जाता है, या तो मशीनरी को वापस ठीक किया जाता है, या तो न्यू मशीनरी यूज की जा सकती है। दो ही तरीके हैं। ओके, अब है टाइप्स ऑफ एरर के कैलकुलेशंस। ठीक है, सबसे पहला आता है एब्सोल्यूट एरर। बच्चा सबसे पहले क्या आता है? एब्सोल्यूट एरर। तो बच्चों जैसे हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? वो एरर होता है जो कि हम लोग मीन एरर की बोलते हैं इसको। ठीक है, आप लोगों को पता है मीन कैसे निकालते हैं? ये बोर्ड पे उसके फॉर्मूला लिखे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बड़े अच्छे से, बहुत इजी एग्जांपल, आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स में मीन निकालना सीखा था। ठीक है, मान लो हमारे पास 5 रीडिंग है, 10.1, 10.2, 10, 9.8 और 9.9 पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रीडिंग्स हैं, 10, 10.2, 10, 9.8 और 9.9। अब अगर मैं ट्रू वैल्यू या मीन निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं? ए मीन निकालना चाहूं इसका। ठीक है, तो क्या करूंगा? मैं सारे वैल्यूज को ऐड कर दूंगा, 10.1 प्लस 10.2 प्लस 10 प्लस 9.8 प्लस 9.9 अपॉन n। n मतलब टोटल नंबर ऑफ काउंट्स। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं हमारे? टोटल नंबर ऑफ काउंट्स हमारे 5 हैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 50। ओके, एग्जैक्टली 50 बैठ रहा है हमारा, बहुत ही अच्छी बात है। 50 आया हमारा टोटल काउंट। कितना है? 50 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 10। तो हमारा ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू कितना आया? 10। हमारा ए मीन आया है 10। अब उसमें से हम लोग हमारा मान लो एब्सोल्यूट एरर, क्या चीज? एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच यूनिट लेना चाहें तो वो क्या होगा? डेल्टा A1 हो जाएगा A0 माइनस A1। दैट मींस हमारा ओरिजिनल वैल्यू 10 माइनस कितना करेंगे बेटा? 10.1, वो कितना हो गया? माइनस 0.1। वैसे ही डेल्टा A2 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 10.2 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.2। वैसे ही डेल्टा A3 कितना हो जाएगा हमारा? 10 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। वैसे ही डेल्टा A4 कितना हो जाएगा हमारा? 10 माइनस 9.8 दैट इज 0.2। एंड लास्ट डेल्टा A5 कितना हो जाएगा हमारा? डेल्टा A5 कितना होगा बेटा? 0.1। तो ये हमारे आ गए चारों डेल्टा। ठीक है, हमने 5 रीडिंग लिया, हमारी पांचों रीडिंग आ गई। अभी अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये है हमारा एब्सोल्यूट अर्थमेटिक मीन। हम क्या करेंगे? जितनी भी वैल्यूज आए उनको पॉजिटिव काउंट करेंगे, क्योंकि सब मोड के अंदर लिखी। कहां पे लिखिए बेटा? मोड के अंदर लिखिए। अगर कोई चीज मोड के अंदर लिखी होती है उसे पॉजिटिव काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? पॉजिटिव काउंट करते हैं। मोड का मतलब पॉजिटिव हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0 प्लस 0.2 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय n। n कितना है हमारा? अभी भी n हमारा 5 का 5 है, 5 यूनिट्स हैं, 5 हम लोग ने एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स ली थी। ये कितना हो जाएगा? 5 आया हमारा वापस। ठीक है, 0.5 आया। कितना आया? 0.5 आया। 0.5 आया ना? नहीं बुद्धू, 0.6 आया।
3 और 3 6, 0.6 डिवाइडेड बाय 5। तो अब सीधे सीधे आपको दिमाग में कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ। 60 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, सीधे क्या कर दो, 60 डिवाइडेड बाय 5। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 0.6 डिवाइडेड बाय 5। तो हम लोग सीधे कर देंगे 60 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया 0.12। ये आ गया हमारा क्या, एब्सोल्यूट मीन एरर। ये हमारा क्या आ गया, एब्सोल्यूट मीन एरर आ गया। तो ये है बच्चा आपका एब्सोल्यूट मीन एरर। इसके बाद सेकंड एरर है रिलेटिव एरर। सेकंड एरर कौन सा एरर है बेटा, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, इट इज द रेशियो, क्या होता है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड द मीन। ठीक है, इट इज रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर रिलेटिव होता है, किसके रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर और किसके से डिवाइड करना चाहिए हमें, हमने जो मीन निकाल रखा है, ठीक है, ए मीन से। ओके, तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा मिलेगा रिलेटिव एरर, मतलब 0.12 डिवाइडेड बाय 5। कितना, 0.12 डिवाइडेड बाय 5। तो बच्चों यहां से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सीधे 12 डिवाइडेड बाय 5 या 120 डिवाइडेड बाय 5 दैट विल बी इक्वल टू 0.024। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, रिलेटिव एरर। अब इसके बाद आता है लास्ट टाइप का एरर, परसेंटेज एरर। ठीक है, क्या, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, जो रिलेटिव एरर होता है उसमें 100 को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। क्या होता है, रिलेटिव एरर में 100 को मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर में बदल जाएगा, मतलब 0.024 into 100%। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, पॉइंट शिफ्ट होगा, 2 जीरो है तो 1 2 इधर शिफ्ट हुआ, 2.4% ये हमारा एरर हुआ, 2.4% हमारा एरर हुआ। तो ये है आपके तीनों टाइप के एरर्स जो कैलकुलेशन में आते हैं। इसके अलावा है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इसके अलावा क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स कंबाइन होते हैं। कंबाइन कैसे होते हैं आपको बताता हूं। मान लो ये एक सेट ऑफ एरर हम लोग ने ए लिया है और दूसरा सेट ऑफ हम लोग ने रीडिंग ली है बी। ठीक है, और दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, कंबाइन करते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, या तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दो रूल्स है, दोनों रूल्स देख लेते हैं कॉम्बिनेशन एरर का। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन एरर में आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में मान लो हमारा जो रिजल्टेंट आया वो है z, तो क्या होगा, ये a प्लस b इज इक्वल्स टू z आया। अब इनका एरर हम लोग डेल्टा z मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, डेल्टा z। जब एडिशन होगा तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगा, और जब सब्ट्रैक्शन होगा तब डेल्टा z इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा a माइनस डेल्टा b। या इसको साथ में लिखना हो तो डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के लिए बड़ी सिंपल सी चीज सिखा देता हूं। एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन हमेशा एडिशन ही होता है। ठीक है, एरर मैक्सिमाइज अगर निकालना हो तो दोनों एरर्स को ऐड कर देते हैं हम लोग। अगर एरर्स को मैक्सिमाइज निकालना हो, मैक्सिमम एरर निकालना हो, तो दोनों एरर्स को ऐड कर दिया जाता है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, अब एरर अगर मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो तो क्या होता है वो देखते हैं। इसमें भी दोनों एरर्स ऐड ही होते हैं। जैसे कि हमारा मान लो अभी हम लोग ले लें रिजल्टेंट। ठीक है, हमारा रिजल्टेंट है z। ठीक है, हमारा रिजल्टेंट क्या है बेटा, z है। ठीक है, तो z हमारा रिजल्टेंट था किसका, a प्लस b का। किसका रिजल्टेंट था, a प्लस b का। अब ये प्रोडक्ट होगा तो a इंटू b होगा, और अगर डिवीजन होगा तो a अपॉन b होगा। ठीक है, ये सिंपल साउंड बात, बट दोनों में हो क्या रहा है, एडिशन ही हो रहा है। हमारा रिजल्टेंट वैल्यू ऐड ही होता है, हमारा रिजल्टेंट वैल्यू ऐड ही होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। इस पे से न्यूमेरिकल आते हैं, इन दोनों लॉस को याद रखना। तीसरा क्वेश्चन का लॉ, तीसरा क्वेश्चन का लॉ है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो इतना पूछा भी नहीं जाता कॉम्बिनेशन एरर में, बट वो रेज टू k है। सिंपल एंड साउंड, z इज इक्वल्स टू a रेज टू k। क्या है, z इज इक्वल्स टू a रेज टू k है। मान लो कोई पावर है तो एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो इस एरर में क्या होता है, जो पावर होती है वो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में ले लेते हैं
इसका कैसा होता है रिजल्टेंट मैक्सिमम एरर डेल्टा z अपॉन z, ठीक है, यहाँ पे भी डेल्टा z अपॉन z ही रहेगा, k इनटू डेल्टा a अपॉन a हो जाता है, ठीक है। ये है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तीन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के हैं। सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, या तो सम एंड सब्ट्रैक्शन बोलते हैं या तो डिफरेंस बोल देते हैं कुछ लोग। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, या तो मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन बोल देते हैं। तीसरा है रेस टू या तो पावर वाला, ठीक है। तीन एरर्स कॉम्बिनेशन में हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स और रेगुलर फिगर्स में फर्क क्या है? रेगुलर फिगर्स हम जितने होते हैं उतने काउंट करके लिख देते हैं, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स गिव साइंटिफिक इंपॉर्टेंस और उनका सिग्निफिकेंस होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स जानने के लिए आपको 6 रूल्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 6 रूल्स बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक में 5 रूल्स दिए हैं, उनको 6 रूल्स में मैं समझा रहा हूं, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है, उसका टेंशन मत लेना। फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफाइड। जैसे कि नंबर एक एग्जांपल के लिए लिया है हमने 311, इसके जगह आप मान लो 5 7 2 8 1, तो 1 2 3 4 5 पांचों नंबर को हम लोग सिग्निफिकेंट मानेंगे तो 5 डिजिट्स हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये तो बहुत इजी रूल हो गया सर, इतना इजी है? हाँ, बड़ा इजी है ये वाला टॉपिक। सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं नंबर ऑफ फिगर्स, ये है आपका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर दो नॉन जीरो नंबर्स हैं जैसे कि 2 0 0 5, ठीक है, तो 2 और 5 दो नॉन जीरो नंबर्स है। कैसे? 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में 2 जीरो अगर आ रहे हैं तो इनको भी हम काउंट करेंगे, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4। मान लो 2 0 0 9, ठीक है, अभी भी 4। अब हम लोग चेंज करते हैं नंबर 3 9 0 0 0 0 4, अभी भी दो सिग्निफिकेंट जीरोस के बीच में, नॉन जीरोस के बीच में है नंबर, दो नॉन जीरोस के बीच में नंबर, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में होते हैं तब भी सेम गिने जाते हैं। यहां तक तो आपको पता चल गया, इजी है। थर्ड रूल थोड़ा सा सोचने वाला है। थर्ड रूल क्या बोलता है? इफ अ नंबर इज लेस देन 1, इफ अ नंबर इज लेस देन 1 मतलब 0.99999 रेकरिंग से कम हो, 0.9999 रेकरिंग से कम हो, व्हाट ध्यान से सुनना, 0.999 रेकरिंग से कम हो, तो 0.999 रेकरिंग से जब कम होता है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर दोनों में कंटिन्यूएशन में 0 बचा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में कंटिन्यूएशन में 0, तो ये दोनों 0 को हम काउंट कभी नहीं करते। जैसे 0.05, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर खाली एक ही हुआ। 0.002, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर एक ही हुआ। 0.00003, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर एक ही हुआ। क्यों? क्योंकि 0 कंटिन्यूएशंस में ट्रेलिंग में, और एक 0 के बाद दूसरा 0 अगर कंटिन्यूएशन में, पॉइंट के बाद, किसके बाद? डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद अगर कंटिन्यूएशन में, तो हम लोग उन जीरोस को काउंट नहीं करते। दैट नंबर्स आर नॉट काउंटेड। इट्स इल्ले मींस नो। साउथ इंडिया में ऐसा मैंने पिक्चर में सुना था। फोर्थ, ये रूल थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। अगर किसी नंबर की ट्रेलिंग में 0 है, मतलब एंडिंग में, टर्मिनल में 0 है, तो उस 0 को काउंट नहीं किया जाता। अगर एंडिंग में 0 है ट्रेलिंग में, ठीक है, ट्रेलिंग मतलब एक 0 के बाद दूसरा 0, 4010, तो इस 0 को काउंट नहीं करेंगे। यहां पे सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स मान जाएंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर मान जाएंगे? खाली 3। जो लास्ट 0 उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ये आपका रूल नंबर 4। इसके बाद आता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या बताता है? रूल नंबर 5 बड़ी प्यारी बात बताता है बच्चों। अगर किसी नंबर के बाद डेसिमल लग गया है, ठीक है, जैसे 27.00, तो इसमें 4 हम लोग नंबर्स काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। छठा और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये रूल बताता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरीके से डेसिमल के बाद काउंट किए जाते हैं। अगर नंबर डायरेक्टली 0.32809 है, तो यहाँ पे ये 0 काउंट करोगे, यहाँ पे होता तो नहीं करते, लेकिन बीच में है तो करेंगे, ठीक है। ये है 6 रूल, इजी एंड साउंड आपके डेसिमल्स के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये 4 बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस आप बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है। अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? जो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर होता है हम वो सिलेक्ट करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, शायद से आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। दो लेंस हम लोग ऐड करें, अगर क्या करें, दो लेंस अगर हम लोग ऐड अप करें, मान लो 4.329, ठीक है, ये 3 डिजिट का नंबर है 4.329, और दूसरा डिजिट हम ले लेते हैं सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है?
1 2 3 4। दूसरा हम सिग्निफिकेंट फिगर ऐड करते हैं इसमें, खाली कितना, 2 डिजिट का 1.2 ले लो, ठीक है, छोटा नंबर ले लिया। 1.2 प्लस 4.329, हमें इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। दोनों का एडिशन करेंगे, दोनों का एडिशन कितना हो गया, 5.529। बट हम लोग इसको राउंड ऑफ कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसको बेटा राउंड ऑफ करेंगे खाली 2 डिजिट्स तक, क्योंकि हमारा छोटा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 डिजिट का है। तो हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4, और यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, ठीक है। तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को राउंड ऑफ करेंगे और सिर्फ कितने डिजिट्स तक लिख सकते हैं, हमारे यहाँ पे एसएफ कितना होना चाहिए, खाली 2 होना चाहिए, जो मिनिमम होता है उसको हम लोग ले लेते हैं। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, 5.5, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 5.5, ठीक है। इसको 5.5 क्यों ले लिया, 2 था तो 2 नियर बाय 5 होता है, इसके लिए हम लोग ने 5.5 ले लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होता है, जो छोटा सिग्निफिकेंट फिगर होता है, जो छोटा सिग्निफिकेंट फिगर होता है हम उसे ही हमेशा लेते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 2 ले लेते हैं, 3.425, ठीक है, इनटू 1.5, ठीक है। यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने हैं, 2, ठीक है। अब इनका जो आंसर आया, अब जो 5.137 हमारा आंसर आया, ये है कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 5। हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 5, लेकिन हम ले सकते हैं खाली 2। अब इसको राउंड ऑफ कर देंगे, हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। लास्ट में 5 आ रहा है, इसके लिए हम राउंड ऑफ करके इसको या तो ऊपर भी ले सकते हैं या तो नीचे भी ले सकते हैं। मैं मान लेता हूं इसको 5.1, या तो इसको राउंड ऑफ करना होगा तो 5.2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 5.5 है तो मैं 5.2 भी लिख सकता हूं। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे मिल गए। ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स अलजेब्रा में। इसके बाद आता है राउंडिंग ऑफ। क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के 4 बहुत ही बेसिक रूल है, राउंडिंग ऑफ के 4 बहुत ही बेसिक रूल है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ हम लोग ने बचपन से कर रखा है। किसी बच्चे के मान लो कुछ परसेंटेज आए 99.9, तो बच्चा राउंड ऑफ करके 100% बोल देता है। ऐसा तुम लोग का बहुत ज्यादा इच्छा है बच्चे, चलो तो 99.9 को हम 100 बोल देते हैं। बट कुछ रूल्स होंगे इसके भी, इसके 4 बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहला 0.5 ऐड कब करना है या सबट्रैक्ट कब करना है वो पता होना चाहिए। मान लो एक नंबर है, फर्स्ट है एग्जांपल 4.3, ठीक है, 4.3, या दूसरा ले लेते हैं 4.9 है, क्या है 4.9 है एक नंबर, ठीक है। 4.9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4.9 को मेरे को अगर राउंड ऑफ करना होगा, 4.9 को मेरे को राउंड ऑफ करना होगा तो मैं 5 लिख दूंगा। 4.5 को राउंड ऑफ करके मैं 5 लिख दूंगा, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सिंपल सी चीज है कि 4.5 को राउंड ऑफ करके मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। या तो और अगर इस नंबर को थोड़ा सा एक्सपैंड करो, ठीक है, क्या करो, सिर्फ थोड़ा सा एक्सपैंड करो। मान लो 4.95, कितना 4.95, 4.95 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, 4.9 लिख सकता हूं या 4.5 लिख सकता हूं, ठीक है, या तो 5 लिख सकता हूं। 3 ऑप्शन है मेरे पास। अब इसको मैं इंक्रीज करूंगा और इसको भी मैं क्या लिखता हूं, 5 लिखता हूं, ठीक है। 2 डिजिट का डिफरेंस है, 0.5 का डिफरेंस है, ठीक है। कितना डिफरेंस है, 0.5 का डिफरेंस। तो क्या मैं 5 लिख सकता हूं, नहीं, मैं इसको राउंड ऑफ करके या तो 4.9 लिख सकता हूं या तो 5 लिख सकता हूं। दोनों में से जो भी राउंड ऑफ मेरे को करना हो मैं किया जा सकता है रूल के हिसाब से, ठीक है। अब रूल्स क्या समझाते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है, वो जानना जरूरी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो बचपन से आप लोगों ने राउंडिंग ऑफ सीखा हुआ है। यहाँ पे जो नया आप सीखते हो, यहाँ पे जो नया आप सीखते हो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कब ऊपर +5 करना है, कब नीचे +5 करना है। 0.5 प्लस और माइनस करना आपको बचपन से सिखाया गया है। कब 0.5 प्लस में डालना है, कब 0.5 माइनस में डालना है। जैसे कि नंबर है हमारा 3.785, कितना 3.785। अब इसको अगर मुझे राउंड ऑफ करना हो, किसको, इसको राउंड ऑफ करना हो, 3.785 को राउंड ऑफ करना हो, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ। चलो आपको 1 मिनट दे रहा हूं, सोचो। 3.785
785 को मुझे राउंड ऑफ करना होगा तो क्या लिख सकते हैं? 3.78 लिख सकता हूं, या 3.80 लिख सकता हूं, या 3.8 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? सोचो सोचो, सिर्फ दो डिजिट्स में अगर मुझे इसे सिग्निफाइड में बदलना हो तो मैं इसे लिख दूंगा 3.8। क्यों? क्योंकि 785 8 के बहुत पास जा रहा है, 0.8 के। हम लोग ने वो जूमिंग वाला सीखा था 9th स्टैंडर्ड में, नंबर को खोलना, वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब मान लो दूसरा केस देता हूं, 3.125। 3.125। अब मैं इस नंबर को क्या लिख सकता हूं? अब क्या इसको मैं 3.2 लिख दूं? 3.2 लिख दूं? नहीं, मैं इसको 3.2 नहीं लिख सकता, मैं इसको 3.1 ही लिख सकता हूं। ठीक है, कब 0.5 कम करना है, कब 0.5 ज्यादा करना है, ये आप लोगों ने 6, 7, 8 में सीखा था। 0.5 ऐड करना, 0.5 सब्ट्रैक्ट करना, इसको ही राउंडिंग ऑफ कहते हैं। ये कुछ नया ही नहीं है, पहले हम लोग सिर्फ एक डिजिट के साथ करते थे, अब ये हम 4-5 डिजिट्स के साथ करने वाले हैं। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना बहुत ही आसान है। चारों बेसिक रूल्स आपको याद रखने, थंब रूल्स हैं। ओके, राउंडिंग ऑफ। इसके बाद आता है डायमेंशन फॉर्मूला, सबसे जरूरी चीज टेस्ट की डायमेंशन फॉर्मूला है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राउंडिंग ऑफ। ठीक है, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले तो आपको बता देता हूं फर्स्ट सेकंड जो रूल है, चारों रूल से मैं सिंपली समझाता हूं, ये चारों रूल के स्क्रीनशॉट्स ले लो। फर्स्ट सेकंड रूल जो है वो आपने बचपन में पढ़ा है, 0.5 कप प्लस करना है, 0.5 कप माइनस करना है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया है 1.54, क्या लिया हमने एग्जांपल? 1.54। अब 4 है, सेकंड डिजिट पे ध्यान दूंगा मैं, कहां है? 4 है सेकंड डिजिट, तो मैं इसे राउंड ऑफ करना चाहूं तो 1.5 लिख सकता हूं। ठीक है, तो क्या है पहला रूल? द डिजिट इज ड्रॉप्ड लेस देन 5 कब जब प्रीसीडिंग इज लेफ्ट। ठीक है, अगर नंबर 4, 3, 2, 1 है यहां पे, तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर को राउंड ऑफ करके छोटा करेंगे, बड़ा नहीं कर सकते। सेकंड रूल ये 6, 7 में याद करो। सेकंड रूल आपका क्या बोलता है? अगर नंबर जैसे 2.49 है, 4 के बाद क्या आ गया? 9, बड़ा नंबर आ गया, 5 से बड़ा नंबर आ गया। 5 से जब बड़ा नंबर आता है तो हम उसे राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं? 2.5। क्यों 2.5 लिख सकते हैं? क्योंकि 5 से ऊपर, 0.5 से ऊपर अगर होता है 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तो उसे राउंड ऑफ करके हम नेक्स्ट नंबर लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट नंबर क्या है? 2.5। थर्ड रूल है, वो थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। अगर नंबर 5 है ना, 1, 2, 3, 4 नहीं है, 6, 7, 8, 9 नहीं, अगर 5 है तो उसको क्या करेंगे? 5.5, 5.555, उसको राउंड ऑफ कैसे किया जा सकता है? जब दो बार 5 है, जब दो बार 5 आ रहे हैं तो उसे राउंड ऑफ करके हम 3.6, 5.6, 7.6 इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर लास्ट में 5 रेकरिंग में है, अगर 5 नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसे नेक्स्ट नंबर हम लोग 0.6 ले सकते हैं। ये हमने नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग वाला डिवीजन वाला बचपन में राउंड ऑफ पढ़ा था। नया यहाँ पे जो चीज पढ़ने में है ये है फोर्थ रूल, 0.5 ऑड और इवन में कब ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। 0.5 ऑड और इवन में कब ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है राउंड ऑफ करने के लिए। जैसे कि नंबर है 3.750, तो उसको राउंड ऑफ करके 3.8 लिखेंगे। बट अगर नंबर हो 3.650 तो उसे राउंड ऑफ करके 3.6 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर में डिफरेंस है 7 और 6, उस पे ध्यान दो। ठीक है, ऑड और इवन नंबर, जब ऑड और इवन नंबर में डिफरेंस समझोगे तब तो पता चलेगा। इवन नंबर अगर हो तो नेक्स्ट प्रीसीडिंग नंबर ले लेते हैं। अगर नेक्स्ट नंबर हमारा 3.8 है तो हमने 0.8 ले लिया। ठीक है, हम लोगों ने नेक्स्ट नंबर ले लिया। अगर ऑड होगा तो उससे पहले वाला ले लेंगे। ठीक है, इवन में बाद वाला, ऑड में पहले वाला। तो ये 4 रूल्स हैं आपके राउंडिंग ऑफ के। तो बच्चों नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला बेसिकली और कुछ नहीं होता है, पावर होता है। ठीक है, क्या होता है? पावर। किस चीज की पावर? द पावर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, डिग्री ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सिंपल भाषा में अगर समझना हो तो डायमेंशन फार्मूला और कुछ नहीं होता है, पावर होता है फिजिकल क्वांटिटी का। हम लोग ने सबसे पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी। ये वही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम दुनिया भर के डिराइव फार्मूलास निकाल सकते हैं और उसी से हम लोग डायमेंशन फार्मूला सीखते हैं। आईआईटी, जेईई, नीट हर जगह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं, तो काइंडली ध्यान देना इस टॉपिक पे। मान लो हम लोग लेंथ मापते हैं मीटर्स में, तो उसको कैपिटल एल से लेंथ को डिनोट किया मैंने। हम लोग मास मापते हैं केजीज में,
कैपिटल एम से मैंने मास को डिनोट किया, ठीक है। हम लोग टाइम मापते हैं सेकंड में, कैपिटल टी से मैंने उसको डिनोट किया। टेम्परेचर मापते हैं केल्विन में, कैपिटल के से इसको डिनोट किया। ऐसी कैडिला ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी के लिए मापते हैं और मोल के लिए सब्सटेंस ऑफ मैटर के लिए मापते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए एम्पियर होता है, ठीक है। ये 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, बट इनमें से सबसे ज्यादा यूटिलाइज होने वाली है एमटीएल, मास लेंथ एंड टाइम। कौन सा? मास लेंथ एंड टाइम, ठीक है। एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में। मान लो, ठीक है, मान लो हमारे पास कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, कोई नहीं, तो उसको निकाला भी जा सकता है। आपके टेक्स्ट बुक में इतने ज्यादा डायमेंशन फॉर्मूलाज दिए हैं 11 12 को मिला के कि आप सब नहीं रख सकते, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज समझने वाली है। हम लोग लेंथ मापते हैं मीटर्स में, L⁻⁴, तो L⁻⁴ ये पावर हो गई। हम लोग वेट या मास मापते हैं केजी में, तो ये किस में हो गया? m⁻⁴ kg, ठीक है। अगर हम लोग सिंपल सिर्फ टाइम की बात करें, ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट आ रहे हैं, टाइम आपके सेकंड्स में, तो t⁻⁴ हो गया, ठीक है। ये तो फंडामेंटल यूनिट्स, बट फंडामेंटल यूनिट से अगर डिराइव्ड यूनिट्स निकालनी हो तो कैसे करना है, क्या करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। चलो, एरिया का फॉर्मूला सबसे सिंपल फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला? एरिया का। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ अ क्यूब। चलो, क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ, मतलब L⁻², ठीक है। यहां पे कहीं मास आ रहा है? नहीं, तो मैं m0 लिखूंगा। यहां पे कहीं पे टाइम आ रहा है? नहीं, तो मैं tb0 लिखूंगा। ये हो गया एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। अब मान लो स्पीड का फॉर्मूला। किसका? स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है क्या? मीटर पर सेकेंड। आप जानते हो स्पीड की ऐसा यूनिट है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड। मीटर हम लोग किस में मापते हैं? लेंथ में, और टाइम सेकेंड्स का। तो यहां पे क्या हो जाएगा? L हो जाएगा 1, मास है 9, तो 0 लिखेंगे, और टाइम का t का -1 आ जाएगा, ये अपॉन में जाएगा तो बेटा -1। ऐसे एक्सेलरेशन लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसका क्या हो जाएगा? सिंपल एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा बताओ? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? L1 अपॉन t2, अगेन L1 m0 t -2, ठीक है। ऊपर जा रहा है इसके लिए माइनस हो जाएगा, और कोई नवाई नहीं है इसमें, और कोई बड़ी बात हम लोग नहीं कर रहे। सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स का कई बार पूछा गया है, फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास हम लोग केजी में मापते हैं, एक्सेलरेशन हमारा होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यहां पे होगा L1 m1 और t -2। इस तरीके से हम लोग डायमेंशन फॉर्मूलास बनाते रह सकते हैं पूरे दिन। डेंसिटी रो क्या होता है? मास, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम। कितना हो गया? केजी अपॉन मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट इसकी होती है। ऐसा यूनिट अलग चीज है, ऐसा यूनिट को डायमेंशन फॉर्मूला से कभी कंपेयर मत करना। ऐसा यूनिट से डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं। ये किसमें हो गया? मास, लेंथ का क्यूब। टाइम अब यहां पे है? नहीं है। टाइम है? नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? L0 9, L1 हम लोग ने मापा है 9, L कहीं लिया हमने? लिया L? हाँ, L⁻³ लिया है सर, तो L⁻³ m0 और t है? नहीं सर, t नहीं है, t0 हो जाएगा, m1 हो जाएगा। इस तरीके से आप बढ़ाते रह सकते हो, आपके अलग अलग यूनिट्स के निकालते रह सकते हो। आप जितने चाहो उतने डायमेंशनल फॉर्मूलाज इसी तरीके से बना सकते हो। 92 डायमेंशन फॉर्मूला, बेसिक डायमेंशन फॉर्मूलाज बोलते हैं 92, ठीक है। उनमें से कोई 2-3 एग्जांपल में आता है, ओके। अब डायमेंशन फॉर्मूलाज के कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूलाज आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। इसके साथ डायमेंशन फॉर्मूला का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि अगर हम कोई कन्वर्जन कर रहे हैं, मान लो MKS से CGS में या FPS में, SI में, तो हमें ध्यान देना होगा कि LHS में जो डायमेंशन फॉर्मूला का है पावर्स, वही RHS में भी रहे, ठीक है। मान लो LHS में जो फॉर्मूला है वही
RHS में भी होना ही चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशन फार्मूला वही RHS में भी LHS में भी दोनों साइड सेम डायमेंशन फार्मूला होना चाहिए। ध्यान से सुनो, डायमेंशन फार्मूला की बात कर रहा हूं, कन्वर्जन की नहीं। मान लो मैंने कोई रीडिंग आपको दी किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तो आप किलोमीटर पर आवर को किस में बदलोगे? मीटर पर सेकंड में। अगर मैंने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में दिया है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आप बदलोगे, ठीक है। तो होमोजेनिटी बनी रहनी चाहिए, RHS और LHS स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। लास्ट जो आपका है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन फार्मूलाज। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, सबसे पहले किसी भी चीज की एक्यूरेसी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्यूरेसी हमें पता लगाने के डायमेंशन फार्मूलाज पता होना जरूरी। सेकंड, the change in physical quantities from one system of unit to the other system is very easy if you know the dimension formulas, ठीक है। एक सिस्टम, एक SI सिस्टम से दूसरे SI सिस्टम में कन्वर्जन इजी होता है, ठीक है, जो कि हमारा होमोजेनिटी प्रिंसिपल ही है, ठीक है। थर्ड, टू ऑब्टेन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि मास और केजी का रिलेशनशिप डेंसिटी को एक्सप्लेन करता है, टाइम और डिस्टेंस वेलोसिटी को एक्सप्लेन करता है। इसी तरीके से अलग-अलग फिजिकल क्वांटिटीज, दो फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशन फार्मूला अगर पता हो तो उससे फिजिकल क्वांटिटीज के फार्मूला भी निकाले जा सकते हैं। इसी के साथ चैप्टर समाप्त हुआ। एक्सरसाइज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक सॉल्व एग्जांपल का जो लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है वो जरूर करो, आई थिंक सो 2.17 है वो। उसके अलावा 2.13 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, जरूर करिएगा, बिना भूले हुए करिएगा। यहां पे आपका चैप्टर खत्म होता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, थैंक यू।